जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों थोड़ा सा इधर बिजी रहा और आप लोग को शायद वीडियो नहीं मिल पाए हैं, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज मैं जो लाया हूँ, जो वीडियो आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, जो अपलोड करूँगा, ये है बाबर के बारे में मैंने वीडियो पहले डाल रखा है, लेकिन आज मैं बाबर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं। बाबर की कौन कौन सी उपाधियां हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाबर की उपाधियां क्या क्या हैं। बाबर की जो उपाधियां हैं उनमें से एक उपाधि है गाजी की उपाधि। कौन सी है? गाजी की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गाजी की उपाधि। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। गाजी की उपाधि क्या है? गाजी के अतिरिक्त दूसरी उपाधि है कलंदर और तीसरी उपाधि है बादशाह। ध्यान रखिएगा, जो बादशाह शब्द है वो सही माने में उसका अर्थ है पादशाह। बादशाह नहीं कहा जाता बल्कि पादशाह कहा जाता है, लेकिन जो आम बोलचाल में है वो बोलते हैं बादशाह। तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं पादशाह। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं पादशाह। और एक बात बता दूं आपको कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले बादशाह की उपाधि किसने धारण की, तो आप आंसर लगाओगे बाबर को। और अगर यह क्वेश्चन आता है कि हिंदुस्तान में, भारत में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सुल्तान की उपाधि, अगर क्वेश्चन ये आता है कि सुल्तान की उपाधि किसने धारण की है, सुल्तान की उपाधि, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला हिंदुस्तान का पहला जो व्यक्ति है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, उस व्यक्ति का नाम है महमूद गजनवी। लेकिन महमूद गजनवी ने शासन नहीं किया था। वैसे अगर विकल्प में महमूद गजनवी आता है कि सबसे पहले किसने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो आप आंसर लगाना है महमूद गजनवी। याद रखिएगा मेरी बात, महमूद गजनवी ने सबसे पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी, लेकिन इसकी सत्ता भारत में नहीं थी। भारत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले का नाम थे इल्तुतमिश। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, भारत में अगर आता है कि भारत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन है, तो आपको लगाना है इल्तुतमिश। याद रखिएगा मेरी बात को। और यह क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तो आप फाइट से बाहर हो जाते हैं। कारण क्या है कि जो हल्के क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। टफ गलत है, सबके गलत होते हैं। तो मैंने आपको बताया क्या कि बाबर के बारे में कौन कौन सी उपाधियां हैं। तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी, बाबर ने पादशाह की उपाधि यानी बादशाह की उपाधि धारण की थी। सुल्तान के बारे में भी मैंने आपको बताया है। आइए अब हम लोग देखते हैं बाबर के बारे में, क्लियर करके देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि बाबर के बारे में क्लियर। आइए देखते हैं कि बाबर के बारे में कौन कौन की उपाधि बाबर ने क्या क्या धारण की थी। ध्यान रखिएगा, चलिए देखते हैं बाबर का शब्द का अर्थ क्या है। तो बाबर शब्द का अर्थ, ध्यान रखिएगा, शब्द का अर्थ, बाबर शब्द का अर्थ है सिंह। याद रखिएगा, बाबर शब्द का अर्थ क्या है? सिंह है। और ध्यान रखिएगा कि बाबर का वास्तविक नाम क्या है। तो बाबर का वास्तविक नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। लेकिन बाबर का असली नाम क्या था, बाबर किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखिएगा, बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से
जाना जाता था। लेकिन बाबर के पिता का नाम क्या है ये भी आप जान लें कि बाबर के पिता का नाम क्या है, बाबर की मां का नाम क्या है। तो बाबर की जो पिता का जो नाम है, ध्यान रखिएगा, बाबर की जो पिता का नाम है क्या है, बाबर के पिता का नाम है मिर्जा, पिता का नाम मिर्जा उमर शेख। बाबर की मां का नाम कुतलुग निगार, कुतलुग निगार, ये बाबर की मां का नाम है। ध्यान रखिएगा मेरी बात कि बाबर के पिता का नाम मिर्जा उमर शेख और मां का नाम कुतलुग निगार था। मेरी बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात बता दूं आपको कि बाबर जो था वो पिता की ओर से, बाबर पिता की ओर से तैमूर वंश का पांचवा वंशज था, पांचवा वंशज था। ध्यान रखिएगा। और माता की ओर से चंगेज खां, मंगोल शासक चंगेज खां का 14वां वंशज था। कौन सा था? 14वां वंशज। ध्यान रखिएगा। यानी बाबर के जो रगों में जो खून दौड़ रहा था वो दो ऐसे शासकों दौड़ रहा था जो शक्तिशाली आक्रमणकारी जो भारत पे इन्होंने आक्रमण किया था। एक का नाम था चंगेज खां जो मंगोल शासक था, और तैमूर वंश यानी तैमूरलंग जो भारत में इसने भी आक्रमण किया था। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि बाबर जो था दो वंशों का, बाबर के जो रगों में था दो आक्रमणकारी जो भारत में आए थे उनके रगों में वंशज था। आइए ध्यान दें बाबर के बारे में, आगे ध्यान दें बाबर के बारे में, आगे ध्यान दें कि बाबर 1507 में, बाबर ने 1507 में मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की थी। किसकी? तो आप कहोगे बादशाह की उपाधि धारण की थी। बादशाह की उपाधि, बाबर की पहली जो उपाधि थी यानी पारिवारिक उपाधि जो थी वो मिर्जा थी, लेकिन कौन सी उपाधि धारण की? तो आप याद रखिएगा वो उपाधि थी मिर्जा की उपाधि। मेरी बात ध्यान रखिएगा। आगे बात ध्यान दें कि बाबर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। बाबर के पास, क्योंकि बाबर का जो जन्म हुआ था वो 14 फरवरी 1483 में फरगना में बाबर का जन्म हुआ था, लेकिन बाबर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। अफगानिस्तान में भी सत्ता उसकी नहीं थी, फरगना में उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को स्थापित करने के लिए वो भारत की ओर उसने ध्यान दिया। और बाबर पहली बार भारत कब आया? तो 1519 में बाबर पहली बार भारत के सिंध में स्थित बाजौर के किले पर, ध्यान रखिएगा, बाजौर के किले पर उसने आक्रमण किया था। कब किया था? तो ध्यान रखिएगा 1519 में बाबर ने पहली बार बाजौर के किले पर आक्रमण किया था। सामने लिखा है, आप ध्यान दीजिए। तो बाबर भारत में कई बार आया, अंतिम बार बाबर कब आया था? ध्यान रखिए मेरी बात को। अंतिम बार बाबर आया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ था? तो ये युद्ध जो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और दूसरी ओर, गुणे का मतलब होता युद्ध, ध्यान रखिएगा, अगर प्लस लगाते तो संधि। बाबर एक और था, दूसरी ओर था इब्राहिम लोदी, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। बाबर एक और था, दूसरी ओर था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ध्यान रखिएगा मेरी बात को।
बाबर और इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध, मैंने एक्चुअल डेट लिख दी 21 अप्रैल 1526 में। बाबर का साथ उसका पुत्र हुमायूं दे रहा था और इब्राहिम लोदी का साथ ग्वालियर का शासक विक्रमाजीत सिंह दे रहा था। कुल मिलाकर के युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर को विजय प्राप्त हुई और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। कारण क्या है कि इब्राहिम लोदी का कोई साथ देने वाला नहीं था। इधर बाबर का साथ जो है राणा सांगा भी दे रहा था, इधर बाबर का साथ जो इब्राहिम लोदी के पारिवारिक दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी साथ दे रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों में बाबर की विजय हुई और दूसरी बात यह कि इसमें जो है इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। एक बात और आपको बता दें, इस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, इस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था। समझना मेरी बात को, ठीक है। इस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया। पहली बार भारत में तोपखाने का बाबर, ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार भारत में तोपखाने का प्रयोग किसने किया है? अगर कुछ इस तरह से आता है कि बाबर ने किया है, ठीक है, यानी मुगल, बाबर कौन, मतलब मुगल, ये एक विकल्प ये रहता है। दूसरा विकल्प रहता है बहमनी शासक। तीसरा विकल्प रहता है पुर्तगाली, और चौथा विकल्प रहता है, इसमें चौथा विकल्प रहता है अंग्रेज। क्या रहता है? अंग्रेज। क्लियर है? अंग्रेज। ध्यान रखिएगा, चौथा विकल्प रहता है अंग्रेज। अब क्या लगाओगे? अक्सर लोग क्या आंसर लगा देते हैं, आंसर उस पर लगा देते हैं कि अरे इसका सही आंसर जो है वो होना चाहिए, जो है कौन आंसर, जो है बाबर। नहीं, मैं बता दूं दोस्तों आपको, सही आंसर इसका है क्या? बहमनी। 1367 में भारत में पहली बार तोप का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह बहमनी शासक था और इसी ने सबसे पहली बार जो है तोप का प्रयोग किया था। बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बार प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो कहेंगे पुर्तगाली था। 1504 में पुर्तगाली, जिसका नाम था लोपो सोयरेस, इसने प्रयोग किया था। अब आता तीसरे नंबर पे बाबर। तो अगर बहुत सारे लोग जो कहते हैं बाबर ने प्रयोग किया, नहीं, बाबर तीसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे बाबर ने कब प्रयोग किया था पहली बार? तो 1519 में बाबर ने बाजौर के किले में पहली बार बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था। और बाबर ने पानीपत के युद्ध में एक नया काम ये किया था, उसने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। कौन सी पद्धति है? ध्यान रखिएगा, तुलुगमा पद्धति। समझिए, ध्यान दीजिएगा, कौन सी पद्धति? तुलुगमा पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग किया था। इसमें चारों तरफ सेना को घेर करके रखा जाता है और अचानक एक बार आक्रमण करके जो है सामने वाले विद्रोही को बिल्कुल हतोत्साहित कर दिया जाता है, जिससे वो पराजित हो जाता है। तो इसको कहते हैं तुलुगमा पद्धति। आगे ध्यान दें, बाबर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसको कहा जाता आशु कवि। बाबर को आशु कवि कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और बाबर जो है तुर्की भाषा भी जानता था। बाबर तुर्की के अतिरिक्त फारसी भाषा भी जानता था। लेकिन बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है वो किस भाषा में है? तुर्की में है या चगताई तुर्की में है? अक्सर स्टूडेंट लगा देते हैं तुर्की में है। नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उसका सही आंसर है चगताई तुर्की। क्यों? क्योंकि बाबर जो था चगताई वंश का था। तो बाबर की आत्मकथा का नाम जो था, उस आत्मकथा का नाम था तुजुक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा का नाम था तुजुक ए बाबरी।
और तुजुक ए बाबरी जो है इसको बाबरनामा कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी हम बाबरनामा शब्द यूज नहीं करेंगे। हम ध्यान रखिएगा, आत्मकथा, आत्मकथा किस भाषा में है तो कहेंगे चगताई तुर्की भाषा में। चगताई, चगताई तुर्की भाषा में। ध्यान रखिएगा, चगताई तुर्की भाषा में बाबर ने तुजुक ए बाबरी लिखी थी। लेकिन जब अकबर आया है तो 1589 में अकबर ने इसका अनुवाद संस्कृत भाषा में करवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अकबर ने इसका अनुवाद जो है, अकबर ने अनुवाद किस भाषा से? चगताई से फारसी में करवाया। और करने वाला व्यक्ति कौन था? अब ध्यान रखिएगा, करने वाला व्यक्ति था अब्दुल रहीम खान ए खाना। कौन था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारे दोस्त बता देंगे इसका आंसर अब्दुल रहीम खान ए खाना है, लेकिन अगर विकल्प में अब्दुल रहीम खान ए खाना ना दिया हो और उसमें से लिखा जाए इनमें से कोई नहीं, और उनमें से एक विकल्प हो प्यादा खां, तो आपको ध्यान रखना इनमें से नहीं लगाना है, आपको लगाना है इसका साथी जो व्यक्ति था उसका नाम था प्यादा खां। तो दोनों ने मिल करके इसका अनुवाद किया था। फंसाने के लिए यही करते हैं लोग, क्या करते हैं कि अब्दुल रहीम खान खाना नाम ना दे करके प्यादा खां दे देंगे, और इनमें से नहीं, तो नहीं मत लगाइएगा वरना नहीं हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपको लगाना है प्यादा खां। और इसका नाम जब फारसी में अनुवाद किया गया तब इसका नाम रखा गया बाबर नामा। याद रखिएगा दोस्तों, इसका नाम बाबर नामा किस भाषा में? फारसी में है। तुजुक ए बाबरी किस में है? तो कहेंगे चगताई तुर्की भाषा में है। क्लियर है? तो इस बाबर नामा के अतिरिक्त पहले हम बता दें तुजुक ए बाबरी, यानी तुजुक ए बाबरी, बाबरी में बाबर ने कुछ चित्कारों का भी उल्लेख किया है। बाबर ने कुछ चित्कारों का भी उल्लेख किया है। उनमें से एक आता है, ध्यान रखिएगा, उनमें से एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं पूर्व का रैफल। पूर्व का रैफल, और पूर्व का रैफल किसे कहते हैं? तो कहेंगे कमालुद्दीन बिहजाद। कमालुद्दीन बिहजाद, कमालुद्दीन बिहजाद को पूर्व का रैफल कहा जाता है। ये दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक से नहीं बना पाता था, यानी दाढ़ी वाले चेहरे तो अच्छे बना लेता था लेकिन क्लीन शेव वाले चेहरे अच्छे नहीं बना पाता था। यानी ऐसे समझ ले शाहरुख खान सलमान खान का जो है वो चित्र अच्छा नहीं बना सकता है, लेकिन किसका अच्छा बना सकता है? जो दाढ़ी वाला व्यक्ति हो। दाढ़ी वाला, जैसे केजीएफ का हीरो आप जानते हैं ना, नहीं जानते तो केजीएफ देखिए, केजीएफ 1 केजीएफ 2 देख सकते हैं। जो दाढ़ी रखे उसका चेहरा अच्छा बना सकता है, ऐसे समझिए आप। तो दाढ़ी वाला चेहरा तो अच्छे बना सकता था लेकिन क्लीन शेव वाला वो चेहरा ठीक से नहीं बना पाता था। ऐसे चित्रकार को कहते हैं कमालुद्दीन बेहजाद, जो हेरात शैली का चित्रकार था। किसका था? तो आप याद रखिएगा, हेरात शैली। और हेरात शैली किसे कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, हेरात शैली उसे बोलते हैं ईरानी शैली को। तो इस तरह से बाबर ने अपनी तुजुक ए बाबरी में कुछ चित्र भी उसने दिखाए हैं। कौन कौन से चित्र दिखाए हैं? बाबर ने जो चित्र दिखाए हैं इसमें दिखाया है गेंडे का चित्र। गेंडे का चित्र, गेंडे का चित्र के अतिरिक्त बाबर बगीचे में दावत करते हुए का चित्र, यह भी बाबर ने दिखाया है। गेंडे का चित्र दिखाया है, बाबर बगीचे में दावत करते हुए का चित्र दिखाया है। किसमें दिखाया है? तुजुक ए बाबरी में है, बाबरनामा नहीं कहेंगे हम, बाबरनामा जो है फारसी में है। तो बाबरनामा किसमें है? तो बाबरनामा हम कहेंगे फारसी में है, बाबरनामा। और बाबरनामा किसमें है? तो कहेंगे फारसी में है। और फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद, फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद, याद रखिएगा मेरी बात को। अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले दो लोग थे, एक का नाम था अंग्रेज व्यक्ति, उसका नाम था इर्स्किन, और दूसरे का नाम था लेडन। और इन दोनों ने कब अनुवाद किया? तो कहेंगे 1826 में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है इसमें। आइए आगे हम लोग, बस आखिरी चल रहे हैं हम लोग।
इसमें ध्यान दीजिएगा, बाबर के बारे में यह कहा जाता है कि बाबर एक कलंदर था। क्यों? क्योंकि बाबर ने अफगानिस्तान में सिक्के ने जारी करके लोगों में बांट दिए थे। तो कौन से बाबर ने सिक्के चलाए थे? तो बाबर के सिक्के एक था शाहरुख सिक्का। शाहरुख, अब शाहरुख खान मत समझिएगा, ये शाहरुख वो शाहरुख है, तैमूर लंका पुत्र था, ये उसे शाहरुख कहते हैं, समझ रहे? तो ये शाहरुख सिक्का जो चलाया था, ये सिक्का काहे का था? तो कहेंगे ये चांदी का था, ठीक। और दूसरा चलाया था बाबरी सिक्का, और बाबरी सिक्का जो था वो सोने का था। केवल यही दो सिक्के भारत में नहीं जारी किया था, ये सिक्के हिंदुस्तान में नहीं थे, ये सिक्के जो सिक्के थे अफगानिस्तान में लोगों में बांटे थे। तो लोगों ने बाबर को उपाधि दी थी कलंदर की उपाधि। तो इस तरह से बाबर ने जो है ये सिक्के चलाए थे, जो मैंने अभी आपको बताया है। बाबर भारत में पहली बार, ध्यान रखना मेरे को, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं, भारत में पहली बार बगीचा या कहें पार्क, लेकिन बाग नहीं कहेंगे, बाग दूसरी चीज होती है। हिंदुस्तान में पार्क स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति था बाबर। हिंदुस्तान में पहली बार बाग स्थापित करने वाला व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, पार्क बगीचा जो स्थापित किया था, कहां स्थापित किया था? आगरा में। और इसका नाम था, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम था आराम बाग। लेकिन यह नाम नहीं पूछेगा, नूर अफगान असली नाम क्या है इसका? असली नाम है नूर अफगान बाग। इसका नाम रखा था असली में नूर अफगान बाग, ठीक। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, सबसे पहले किसने शुरू किया? तो कहेंगे बाबर ने। सर्वाधिक किसने शुरू किया था? तो कहेंगे जहांगीर ने। वो आपको जहांगीर वाले में मेरा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। और बाबर को यही भारत में आराम बाग में दफना दिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाबर की अस्थियां यहां से 8 महीने बाद निकाल दी गई थी। आराम बाग से अस्थियां निकालने वाला व्यक्ति था 8 महीने बाद शेर शाह सूरी ने इनकी अस्थियों को निकलवाया। उसने अपने मन से नहीं निकलवाया, बल्कि बाबर की एक पत्नी आई थी अफगानिस्तान से, उसने कहा कि बाबर की अस्थि को हम ले जाना चाहते हैं। तो बाबर की अस्थि को यहां से वो लेके चली गई थी। कहां ले गई? शेर शाह सूरी ने निकलवा दिया और इसको भिजवा दिया अफगानिस्तान। और बाबर का अंतिम संस्कार फिर से किया गया, दोबारा पुनः किया गया। और वो कहां किया गया था? काबुल में। और बाबर का मकबरा यहीं पर बनाया गया है। मकबरा, अगर क्वेश्चन आता वर्तमान में कहां है, तो कहेंगे चेचल नामक स्थान पर। कहां है? तो इसका वर्तमान में मकबरा है काबुल के चेचल नामक स्थान पर बाबर का मकबरा आज भी स्थित है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।